वेलकम टू लेट्स रिवीजन सीटेट सीडीपी का ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग बहुत ही कम समय में हल करने वाले हैं, एक मॉक टेस्ट की तरह इसमें देखेंगे। तो लेट्स रिवीजन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न 2024 के अंदर पूछे गए हैं। पहला सवाल ये कह रहे हैं कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चे के विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में जो प्रमुख कारक है वो क्या क्या है। केवल वंशानुक्रम नहीं होता, वनली जो है पर्यावरण नहीं होता, बल्कि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों साथ साथ होते हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करने में। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर सही है। सवाल है, शिक्षण का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि बच्चे में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करना है। यह विचार किसका है? पियाजे का है, वाइगोस्की का है, जॉन ड्यूवी का है या कोहलबर्ग का है? शिक्षण का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि बच्चे में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच विकसित किया जा सके। यह परिभाषा किसका है या विचार किसने दिया है? तो जॉन ड्यूवी ने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर सही है। एक अपना लेवल चेक करिएगा, मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा इस कंप्लीट वीडियो को, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपका तैयारी किस लेवल का है। पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास का ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? पियाजे के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन्होंने 4 जो है स्टेजेस दी हैं। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस में आती है? 7 से 11 में, जिसको कंक्रीट स्टेज भी बोला जाता है। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका सी आंसर सही है। मानसिक विकास की अवस्थाएं किसने दिए हैं? तो जीन पियाजे ने दिए हैं। स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट कौन सा है? संवेदीगामक अवस्था है, जो क्या है 0 से 2 वर्ष है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। अगला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष माना जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे ही बोला जाता है। ये 7 से 11 वर्ष होता है। फोर्थ स्टेज जो है वो औपचारिक अवस्था है ना, ये 11 से प्लस वर्ष की होती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी इसे ही बोला जाता है। अगला 4 नंबर सवाल, निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी ZVD की संकल्पना किसने दी है? पियाजे ने दी है, ब्रूनर ने दी है, वाइगोस्की ने दी है या फिर कोहलबर्ग ने दी है? इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो होते हैं 15 आते हैं और 15 जो है वो पेडागोजी के सवाल आते हैं। सो निकटवर्ती क्षेत्र ZVD की संकल्पना किसने दी है? वाइगोस्की ने दी है। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका कौन सा सही है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? पियाजे ने किया है, कोहलबर्ग ने किया है, गार्डनर ने किया है या फिर ब्रूनर ने किया है ना। बच्चे में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? कोहलबर्ग ने किया है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। नैतिक विकास जब भी बात आए तो कोहलबर्ग आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया है या फिर मैस्लो ने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है। अभी छोटे प्रश्न भले दिख रहे हैं, बट लास्ट में पेडागोजिकल जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं, वो भी सवाल इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो फुल वॉच करिएगा, देन तभी जो है आपका एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। अगला सवाल है, रीइंफोर्समेंट शब्द किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, निर्माणवादी या फिर सामाजिक सांस्कृतिक? रीइंफोर्समेंट शब्द ये अधिगम कि किस सिद्धांत से संबंधित है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। किसी बच्चे को पढ़ाई में बार बार असफलता मिलने पर उसमें किस प्रकार की समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है? आत्मसम्मान की कमी, आत्म आधिकारिता, स्वाभिमान की वृद्धि होगी, रचनात्मकता होगी। कोई बच्चा बार बार असफल हो रहा है, उसे ग्लानि होगी, है ना कि उसमें रचनात्मकता होगी, उसके स्वाभिमान में वृद्धि होगी। सो कौन सा आंसर सही होगा? सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही होगा, है ना। आत्मसम्मान की कमी हो जाएगी। किसी बच्चे को बार बार असफलता मिल रहा हो, फेलियर मिल रहा हो, तो उसके आत्मसम्मान में जो है कमी महसूस होगी। सो इस प्रश्न का आंसर पहला ही आपका यहाँ पे सही है।
नंबर सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना, विषय को केंद्र में रखना, बच्चे की रुचि और आवश्यकता को केंद्र में रखना, या केवल परीक्षा को केंद्र में रखना। तो शिक्षक को केंद्र में रखना नहीं, विषय को केंद्र में रखना नहीं, केवल परीक्षा करवा लेना नहीं, है ना। तो बच्चे की रुचि एंड आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेस्ट सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 10th नंबर सवाल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थियरी किससे संबंधित है? पियाजे से संबंधित है, बंडूरा से संबंधित है, या स्किनर से संबंधित है, या फिर कोहलबर्ग से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थियरी किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा? आपका बी आंसर सही है ना। इस प्रश्न का आंसर बी सही है। जब भी पूछा जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो बंडूरा ने दिया है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला 11 नंबर सवाल नहीं है, 12 देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, दिव्यांग बच्चों को अलग से पढ़ाना, या फिर सभी बच्चों को समान अवसर देना, या फिर केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना? केवल मेधावी बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे ना, केवल सामान्य बच्चों को, विशिष्ट बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना। दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। सभी बच्चों को समान अवसर देना, है ना। चाहे वो बच्चा दिव्यांग हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे मेधावी हो, सभी को जो है समान अवसर देना। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी आंसर सही है। ऐसे प्रश्न आपको यूपी टेट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा है? काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। विद्यालय ही है, या फिर समाज है, परिवार है, या मित्र समूह है? बच्चे का पहला विद्यालय बच्चे का अपना घर है, परिवार है ना। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी सही है। काफ़ी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट कई बार छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बच्चे का पहला विद्यालय, पहला स्कूल आपका क्या है? सो परिवार ही है, फैमिली ही है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं सारे जो प्रश्न हैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में करवाती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वीडियो से पहले आपको कम्युनिटी पोस्ट के सवाल मिले, जो कि डेली जो है सी टेट से संबंधित, यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित, करंट अफेयर्स, जीके एंड जीएस के सारे क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन डेली आपका मॉक टेस्ट की तरह कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किए जाते हैं सवाल हमारे द्वारा। सो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि क्वेश्चन वो आपको मिल सके। अगला सवाल है स्वनियंत्रित अधिगम, सेल्फ रेगुलेट लर्निंग क्या होता है? स्वनियंत्रित अधिगम क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का अर्थ क्या होता है? केवल शिक्षक पर निर्भर होना, केवल अभिभावक पर निर्भर होना, स्वयं योजना बनाना और सीखना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। वनली के जो होते हैं काफ़ी हद तक वो सवाल जो है वो ऑप्शन ही गलत होते हैं। स्वनियंत्रित अधिगम, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का अर्थ होता है स्वयं योजना बनाना एंड लर्न करना, सीखना। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि प्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है? यह बच्चे को कार्य से दूर करती है, यह बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित करती है, यह केवल परीक्षा के समय उपयोगी होती है प्रेरणा। इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ना। यह बच्चों को दूर नहीं करती है, यह जो है केवल परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि जो है ये बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका इस प्रश्न का आंसर बी आंसर सही है ना। काफ़ी आपका सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड है, अगर उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सवाल आपका जो है टैग वर्ड से भी पकड़े जा सकते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में बैठाते समय क्या करना चाहिए? उन्हें पिछली पंक्ति में बैठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कक्षा से बाहर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें सभी के साथ बैठाना चाहिए। उन्हें अलग कक्षा में भेजना चाहिए? बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, ना ही पीछे बैठाएंगे और ना ही कक्षा से बाहर करेंगे। सो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? सी आंसर सही है ना। उन्हें सभी के साथ बैठाएंगे, ना अलग करेंगे, ना पीछे बैठाएंगे, ना बाहर भेजेंगे, है ना।
काफ़ी क्वेश्चन को हमने स्किप कर रखा है। तो बच्चों को गलत उत्तर देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, लास्ट के 2-3 सवाल देख ले रहे हैं बस। सो बच्चों को गलत उत्तर देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रोत्साहित करना और सही उत्तर की ओर ले जाना, ये सही हो सकता है। उन्हें कक्षा से बाहर निकालना बिल्कुल नहीं। उन्हें अनदेखा कर देंगे ना, बच्चे जो गलतियां करते हैं तो शिक्षक का दायित्व है कि उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें सही उत्तर की ओर ले जाने की कोशिश करें। सो सबसे बेस्ट आपका बी आंसर है, इसलिए बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये लास्ट का सवाल है, 5 से 7 सवाल हमने स्किप करा है। तो बच्चों को केवल याद करने के लिए पढ़ाना किस प्रकार की शिक्षा है? रचनात्मक शिक्षा है? बिल्कुल नहीं। यांत्रिक शिक्षा, रोट लर्निंग है? हो सकता है। सक्रिय शिक्षा? बिल्कुल नहीं है। मूल्य आधारित शिक्षा? ये भी नहीं है। बच्चों को केवल याद करने के लिए पढ़ाना, सिखाना, ये आपका यांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, रोट लर्निंग के अंतर्गत आता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ क्या होता है? अकेले सीखना, प्रतिस्पर्धा करना, या फिर मिलकर सीखना, या केवल नोट्स लिखना? कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। 2-4 सवाल हमने स्किप किया है, बाकी हमने सारे सवाल इस वीडियो में देखे। आई होप सो आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पहली बार है, प्लीज़ लेट्स रिविजन को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू सो मच।